हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अपना चैनल टारगेट स्टडी में स्वागत है। आज मैं ब्रेन का पार्ट 3 लाया हूँ। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाला था, जिसको आप लोगों ने खुद देखा और समझा भी। आज मैं आगे में थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस बताने वाला हूँ, जो फोर ब्रेन का पार्ट है, जिसको सब पार्ट कहते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस है। इसके विषय में कहता है कि इसके द्वारा भूख, प्यास, प्यार, नफरत, सुख, दुख, रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर तथा शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है कि आपको भूख लगती है या प्यास लगती है, तो ये भूख लगने वाला जो काम है और प्यास लगने वाला जो काम है, ये सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। हमें फिर इसके बाद प्यार नफरत के विषय में बताता है कि प्यार नफरत, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे गाना भी आदमी सॉन्ग भी सुनता है कि दिल है कि मानता नहीं है। ये दिल वगैरह कुछ नहीं होता भैया, ये नफरत है। या किसी से बोलते हैं कि किसी के कारण झगड़ा हो गया, फिर अगले दिन देखते हैं कि उससे फिर बातचीत करने लगता है, सब कुछ ठीक जाता है। ये सब बीच में हाइपोथैलेमस का कमाल है। ये हाइपोथैलेमस से क्या होता है, किसी से झगड़ा होता है, किसी से प्यार हो जाता है। ये दिल वगैरह का कोई चक्कर नहीं है भैया, ठीक है ना। सुख दुख, रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर और शरीर का तापमान मतलब शरीर का जो टेम्परेचर होता है, उन सब को कंट्रोल हमारा हाइपोथैलेमस होता है। इसलिए हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग दूसरी भाषा में आप लोग दिल वगैरह जो हार्ट का करते हैं, अगर मान लीजिए कि बोलते हैं लोग कि दिल टूट गया, दिल टूटने का मतलब दिल मतलब हार्ट को मानते हैं। अगर हार्ट टूट जाएगा तो आदमी जिंदा रहेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। यह इंटरनली पेन को फील करता है। मैंने पिछले वीडियो में थैलेमस के विषय में बताया था कि जो बाहरी जो भी हम लोग को दर्द महसूस होता है, वो थैलेमस कंट्रोल करता है और थैलेमस बताता है। बट अंदरी जो फील होता है, अंदरी जो पेन दर्द होता है, वो इंटरनली पेन जिसको बोलते हैं, आंतरिक दर्द जो इसको बोलते हैं, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। जैसे इंटरनली पेन क्या क्या हो सकता है, तो हृदय में दर्द होना, पेट में दर्द होना, इसके बाद कमर में दर्द होना, ये सब हमारा क्या है, ये इंटरनली पेन है। इसके बाद कहता है कि बॉडी के इंटरनली बॉडी टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। मतलब बॉडी के इंटरनली बॉडी टेम्परेचर का मतलब आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। उन सबको भी कंट्रोल कौन करता है? तो यह मेरा हाइपोथैलेमस करता है। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको सुपर मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में मास्टर ग्लैंड होता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा यही हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए इसको हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब मैं तीसरा इसका सब पार्ट पढ़ने वाला हूँ, सेरेब्रम के विषय में। सेरेब्रम क्या होता है? इट इज़ ए लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इट इज़ ए लार्जेस्ट सब पार्ट आवर ब्रेन मतलब ब्रेन का सबसे बड़ा भाग तो फिर फोर्थ ब्रेन होता है। उसके बाद फोर्थ ब्रेन के ये जो 3 भाग है, उसमें पूछेगा कि सब पार्ट में सबसे बड़ा ब्रेन का कौन सा भाग होता है, तो हमारा सेरेब्रम होता है। यह ब्रेन का 2/3 भाग होता है, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके द्वारा कहता है कि थिंकिंग, इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धिमत्ता, मेमोरी, यादाश्त, इमोशंस, एनालिसिस, इमेजिनेशंस, क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। मतलब क्या क्या है, आइए मैं इसके विषय में डिटेल से आपको बताता हूँ। एक मैंने छोटा सा फिगर बनाया है, इसको समझिएगा। ये छोटा सा फिगर आप जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एक हमारा क्या है, सेरेब्रम है। सेरेब्रम है। ये कहता है कि इसको 5 भागों में बांटे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है फ्रंटियल, दूसरा है पेरिटियल, तीसरा है टेम्पोरल और चौथा है ओसिपिटल और पांचवा है हिप्पोकैम्पस। 5 भागों में इसको बांटा गया है। ये जो बटा हुआ भाग है, इसको लोब कहते हैं, ठीक है ना। आइए इसके विषय में पढ़ते हैं। इसमें एक छोटा सा नोट मैंने बताया है कि बॉयज़ जो होते हैं, बॉयज़ का जो ब्रेन होता है और गर्ल्स का जो ब्रेन होता है, इन दोनों में थोड़ा का डिफरेंस पाया जाता है।
ये बताया जाता है कि बॉयज़ की अपेक्षा जो गर्ल्स का जो सेरेब्रम होता है वो 2% ज़्यादा विकसित होता है, ठीक है ना। तो बॉयज़ को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि गर्ल्स ज़्यादा बुद्धिमान होती है, ऐसा बात नहीं है। बट हाँ, 2% ज़्यादा विकसित होता है। कैसे, तो मैं प्रूव करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टी में हम गए हैं, वहाँ पे लेडीज़ भी है और जेंट्स भी हैं। तो जेंट्स उतना गौर नहीं करते हैं, या जैसे वो किस कलर का टी शर्ट पहन के गया है कोई भी व्यक्ति या उनका फ्रेंड्स, उनके दिमाग पे उस समय है कि ये रेड कलर का पहन गया है। बट उन्हीं को ये 3 साल बाद पूछा जाएगा कि उस पार्टी में कौन सा कलर का वो टी शर्ट पहन के गए हैं, तो नहीं बता पाएंगे। मगर लेडीज़ बहुत गौर करती है। क्या करती है, अगर उनके कोई फ्रेंड्स या उनका उनका कोई भी रिलेशन का कोई व्यक्ति कोई भी साड़ी कलर कर पहन गई है, कोई भी कपड़ा पहनी हुई है किसी भी कलर का, अगर उनको 3 साल बाद भी पूछा जाए कि वो किस कलर का पहनी है, तो पट से न बता दीजिए। इसका मतलब क्या है, उनका सेरेबेलम मजबूत होता है। वो इसीलिए बताया जाता है कि 2% वो ज़्यादा विकसित होती है, ठीक है। आइए एक एक इसके विषय में, जो इसके पार्ट्स हैं, लोब्स हैं, उसके विषय में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है फ्रंटल। ये कहता है कि इस लोब में हम थिंकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की शक्ति तथा मेमोरी बनता है यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हम कुछ भी याद करते हैं या कहीं पे गए हैं, वहाँ की बातें हैं, रेसिपी जानना है, चाहे जो भी चाहिए टीसी है, वो सब मेमोरी हमारा फ्रंटल में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हायर लेवल्स के लिए भी है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि सेरेब्रम के किस लोब में हमारा मेमोरी क्रिएट होता है, मेमोरी बनता है, तो फ्रंटल में बनता है, ठीक है। इसके बाद होता है पेरिटियल। कहता है कि इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जिसको तर्क शक्ति कहते हैं, कैलकुलेशन या इत्यादि, ये सब हमारा पेरिटियल करता है। क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि आप मैथ बना रहे हैं, आपके सवाल पे कैलकुलेशन वगैरह आया, तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, फंस रहा है, बट उससे घबराना नहीं चाहिए। कैलकुलेशन फंस रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पेरिटियल आपका मजबूत होगा, ठीक है ना। और उतना ही आप उससे दूर भागेंगे, ये उतना ही कमज़ोर होते जाएगा और उसकी बुद्धिमानी आपकी घटती जाएगी, कैलकुलेशन करने की क्षमता घटती जाएगी। इसलिए आप जितना ज़्यादा उस पर अपना समय देंगे, उस पर तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, रीजनिंग पावर बढ़ाएंगे, उतना ही आपका पेरिटियल मजबूत होगा, तो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। इसका थर्ड होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या होता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन संबंधित बताता है। डिस्टेंस डायरेक्शन संबंधित कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपको पटना जाना है, पटना में मान लीजिए कि आपको जाना है गांधी मैदान जाना है, तो गांधी मैदान जाना है तो आपके माइंड में सेट है ना कि आप गांधी मैदान ही जाइएगा। आपके माइंड में सेट है कि वहाँ पे जाना है, गांधी मैदान जाना है। ऐसा थोड़ी है कि गांधी मैदान के यहाँ से बोले गांधी मैदान जाना है और दिल्ली चले गए, ऐसा थोड़ी होता है। ये डिस्टेंस और डायरेक्शन, ये दोनों, दूरी और दिशा, ये दोनों कहाँ पे सेट हो जाता है, टेम्पोरल में सेट हो जाता है कि आप वहीं पे जाना है। अगर ये खराब हो गया तो आप, ये खराब होता कैसे है, जैसे कोई डिप्रेशन में आदमी चला जाता है किसी कारण, कहीं पे मान लीजिए एक्सीडेंट्स हो गया, किसी को सुनकर, या कोई कारणवश आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपको भेजा जाएगा कि जाइए अपने घर से ये दूध लाइए, तो दूध की जगह आप दही दही लेकर चले आते हैं। ये क्या होता है, डिप्रेशन के कारण आपका टेम्पोरल उस समय काम करना बंद कर देता है और सही डिसीजन नहीं दे पाता है। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन के विषय में हमारा टेम्पोरल बताता है। उसके बाद होता है ओसिपिटल। इस लोब में सपने वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। सपने तो आप लोग जानते ही हैं, किसी तरह का भी सपना देख सकते हैं आप लोग, बड़ा छोटा, अमीर बनने का, हाँ, बहुत सारा, कि मेरे पास 10 गाड़ी होती, रोल्स रॉयल्स होता, हाँ। तो ये सारे जितने भी सपने हो, हकीकत में हो या झूठे हो, काल्पनिक हो, सारे सपने आपके ओसिपिटल में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है पांचवा हिप्पोकैम्पस। इस लोब में मेमोरी स्टोरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि सेरेब्रम का किस पार्ट में, किस लोब में आपका मेमोरी स्टोरेज होता है, ठीक है ना। तो हिप्पोकैम्पस में होता है। इसलिए ये हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। कंप्यूटर में आप हार्ड डिस्क जानते हैं ना, हार्ड डिस्क क्या करता है, कोई भी मेमोरी को स्टोरेज करता है, ठीक है ना। स्टोरेज करने वाला वो एक हार्ड डिस्क है वो, ठीक है। इसके बाद हम हिप्पोकैम्पस जो होता है कि अगर किसी कारणवश ये अगर डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, संक्रमण हो जाए, तो आपको एक बीमारी होती है जिसको एमनेशिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप इसमें पुरानी जितनी भी यादें हैं, कुछ भी ईटीसी, यहाँ तक घर का एड्रेस, मम्मी
पापा का नाम वगैरह, भाई बहन सब कुछ आपके ख़त्म हो जाते हैं, कोई पहचान नहीं रह जाती है अगर ये बीमारी अगर आपको हो जाती है तब। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जब आपकी होश आती है या आप होश में आते हैं, तब आपको एक नया प्रेजेंट मेमोरी बनने लगता है। ठीक है ना, और वही स्टोर होने लगता है हिप्पोकैम्पस में। ठीक है, अब होता है सेकंड ब्रेन का मिड ब्रेन। ये कहता है कि दो सेंसरी ऑर्गन मतलब संवेदी अंग, आँख और कान संबंधित सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, ये सिक्स्थ सेंस को भी नियंत्रित करता है। सिक्स्थ सेंस करने का मतलब जैसे काल्पनिक होती है ना, कुछ बातें हम लोग देखते हैं जैसे ये फ्यूचर टाइम्स में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन सबको भी ये कंट्रोल ये करता है, उसी को सिक्स्थ सेंस करते हैं। हिंड ब्रेन थर्ड पार्ट ब्रेन का, ठीक है ना, जिस सबसे छोटा होता है, ठीक है ना, जिसको पश्च ब्रेन कहते हैं, दिमाग मस्तिष्क कहते हैं। कहता है कि इसमें पहला सब पार्ट है पोन्स ब्रेलाई। पोन्स ब्रेलाई कहता है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से आने वाले मैसेज को ब्रेन के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब कि जैसे आपके मान लीजिए कि हार्ट है, ठीक है ना, तो हार्ट है तो हार्ट से मान लीजिए कि मैसेज गया, ठीक है ना, या कोई भी आपके शरीर का कोई भी भाग है, वहाँ से अगर मैसेज जाता है तो ब्रेन में बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्ट ब्रेन के सभी पार्टों में पहुँच जाएगा नहीं, वो सबसे पहले पोन्स वेरुलाई में जाएगा। ठीक है ना, और ये पोन्स वेरुलाई बीच में होता है और ये सभी को ब्रेन के सभी पार्टों में भेजेगा। मतलब बॉडी के किसी भी भाग से कोई भी मैसेज आएगा तो सबसे पहले हमारा पोन्स वेरुलाई में आएगा और उसके बाद ये ब्रेन के सभी भागों में पहुंचाएगा। ठीक है ना, तो इसका काम यही होता है, इट कम्युनिकेट बॉडी ऑर्गन्स टू ब्रेन पार्ट्स। ठीक है ना, उसके बाद होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। मेडुला ऑब्लिंगेटा को कहता है कि इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री रिएक्शंस। इनवॉलेंट्री रिएक्शंस मतलब क्या होता है, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को। हमारे बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं, बट इनवॉलेंट्री रिएक्शन होता क्या है, तो ये कहता है कि इनवॉलेंट्री रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शंस है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इनवॉलेंट्री रिएक्शन होता है क्या है कि जिससे हम मतलब हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है मगर जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है ना, हमारे शरीर के अंदर ये पाए जाते हैं बट हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसी को इनवॉलेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। ये दो भाग के होते हैं। कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनवॉलेंट्री रिएक्शंस। फर्स्ट वाइटल रिएक्शंस, जिसको जैविक क्रियाएं कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ऐसी जैविक क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती है लेकिन उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमारे शरीर में पाई जाती है लेकिन उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसको हम लोग वाइटल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे रिस्पायरेशन श्वसन, डाइजेशंस पाचन, हार्ट बीट मतलब हृदय धड़कन, एक्सक्रेशंस उत्सर्जन, ब्लड सर्कुलेशन परिसंचरण। कहने का मतलब कि इन सभी रिएक्शन में से अगर कोई भी अनुपस्थित हो जाए मतलब काम करना बंद कर दे तो हमारी डेथ हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इन सभी जो भी हमने रिएक्शंस पढ़ा है, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस बताए हैं, अगर इन सब में से कोई भी अगर काम करना बंद कर दे मतलब अनुपस्थित हो जाए तो हमारी डेथ हो सकती है। कैसे? जैसे सांस लेना है तो सांस लेने के लिए हम ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि अभी मैंने 1 घंटा बहुत जम के सांस ले ली, बहुत पेट भर सांस ले लिया, अब मैं 2 घंटा के लिए स्टॉप हो जाता हूँ फिर 2 घंटा बाद सांस लूँगा। ऐसा कभी होता है क्या? डाइजेशन जैसे मैंने अभी खाना खाया, हाँ, और खाना खाने के बाद मैं बोला कि अब मैं अभी इसको नहीं पचाऊंगा, इसको 4 दिन बाद पचाऊंगा, ऐसा होता है क्या कभी? हाँ, हार्ट बीट हुआ, हृदय धड़कन कि अभी मैं इसको सांस लिया, हाँ, 2 घंटा तक लगातार सांस ले लिया, अब इसको स्टॉप कर देता हूँ, फिर अब मैं रात में सोने जाऊंगा तब सांस लूंगा, ऐसा होगा क्या? ऐसे करेंगे तो हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है ना, तो वही कहता है कि ये जो भी रिएक्शंस पढ़ाए इनवॉलेंट्री रिएक्शंस, इनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं रहा हमारे बॉडी में तो हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है इसी का एसोसिएटेड रिएक्शंस, जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। ये क्या होता है कि जैसे एग्जांपल हिविकस, स्नेजिंग, स्नोरिंग, बर्फ, कोल्ड कफ, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, अगर इन सब में
कोई भी रिएक्शन में इन सभी रिएक्शंस में अगर आपका कोई भी अनुपस्थित भी रहा तो आपकी डेथ नहीं होगी। ये भी इनवॉलेंट्री रिएक्शन ही है, बट इनमें से कोई भी आपका प्रेजेंट नहीं रहा हमारी बॉडी में, तब भी आप क्या अनुपस्थित भी रहा तो अब हमारे शरीर की ऐसा नहीं है कि मौत हो जाएगी। कैसे? जैसे छींकना है, तो छींकना है तो अभी मन किया, ऐसा थोड़ी है कि अभी मन किया तो अभी छींक लेंगे और 2 घंटे बाद मन करेगा तो 2 घंटे बाद छींकेंगे, ऐसा थोड़ी है। वो मतलब नेचुरली है, जब आएगा तभी आपको छींक आएगा, ऐसा थोड़ी है। जैसे अभी मन कर रहा है तो जुकाम हो जाए और उसके बाद 10 दिन बाद जुकाम होगा, ऐसा थोड़ी होता है। डकार लेना है तो अभी ले लेते हैं डकार और 10 दिन के बाद डकार लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सब क्या होता है कि अगर ये हो तब भी, अगर ना हो तो भी, इससे आपका क्या होगा, आपका शरीर पर असर नहीं पड़ेगा, आपकी शरीर की मृत्यु नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद होता है सेरेबेलम, ठीक है ना, अनुमस्तिष्क कहते हैं इसको। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। लार्जेस्ट में भी बताए थे सेरेब्रम होता है, और ये सब पार्ट में सबसे छोटा सब पार्ट में क्या होता है, ब्रेन होता है। इस कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा। अगर मैं बोलूँ कि ब्रेन के 3 भाग बताए थे मैंने, ब्रेन में फोर्थ ब्रेन जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, उसके सब पार्ट में मैंने पूछा है तो सबसे सब पार्ट में अगर बड़ा पूछूं तो सेरेब्रम, और ब्रेन में ऐसे पूछूं तो हिंड ब्रेन सबसे छोटा है, और सब पार्ट में पूछूं कि सबसे छोटा तो सेरेबेलम है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसी सेरेबेलम को हम लोग लिटिल ब्रेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, लिटिल ब्रेन मतलब छोटा दिमाग कहते हैं। इसी पर बोलता है लोग, मनुष्य बोलता है कि इसको यहाँ पे मारने से आदमी की मृत्यु हो सकती है, मतलब डैमेज हो सकता है। तो भाई ये इम्पोर्टेंट है ही। यहाँ पे चोट लगने से शरीर क्या, मतलब माइंड क्या काम करना बंद कर देगा, मतलब आप मेड भी बन सकते हैं। कैसे? तो क्या क्या होता है तो देखते हैं, इसके फंक्शन देखते हैं। तो ये क्या करता है, बॉडी बैलेंसिंग बनाए रखता है, मसल्स कंट्रैक्शन मांसपेशियां संकुचन को कंट्रोल करता है, स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है कि बॉडी बैलेंसिंग, जैसे आपको हैंड ऐसे रखे हैं, फिर ऐसे रखना है, मूवमेंट करना है, पैरों से चलना है, टहलना है, ठीक है ना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये सब बॉडी को बैलेंसिंग बनाए रखना इसका काम है। ठीक है ना, अगर ख़राब हो जाएगा तो आप कैसे चल पाएंगे, सही ढंग से नहीं चल पाएंगे। हाथों को जब मन तब ऐसे घुमाएंगे, किसी ऊपर थप्पड़ लगा देंगे, ये बैलेंसिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, मसल कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है, कंट्रैक्शन का काम करता है, संकुचन बनाए रहता है। ठीक है ना, कंट्रोल करता है, स्पीकिंग पावर को भी कंट्रोल करता है, कब किसके साथ कैसा वार्तालाप करना है, कैसा बोलना है, ये सब सेरेब्रम ही बताता है। ठीक है ना, जस्ट लाइक एग्जाम्पल से आप समझिए, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे आप वाइन ले लेते हैं, अधिक मात्रा में अल्कोहल की मात्रा ले लेते हैं, उस समय क्या होता है, अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति को देखिएगा क्या होता है कि कहीं नाले में गिर जाते हैं या किसी भी व्यक्ति से उलझ जाते हैं। क्या होता है, उनको ख्याल ही नहीं रहता है, मतलब उनको ये पता नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, उनसे कुछ भी बोल देते हैं। वो इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि इनकी सेरेबेलम जो होती है उस समय क्या होती है, वर्क करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी मतलब उनका क्या होता है, माइंड से जो अंदर से निकलेगा वो उनको बोल देते हैं। इसके बाद क्या होता है, शरीर लड़खड़ा के चलता है। लड़खड़ा के मतलब बॉडी बैलेंसिंग भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, सेरेबेलम क्योंकि काम करना बंद कर दिया है। ये काम करेगा तो आपका बॉडी बैलेंसिंग बना रहेगा, तो शरीर लड़खड़ा के। देखिए पीने वाले व्यक्ति को क्या होता है, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो लड़खड़ा कैसे चलते हैं, हिलते डुलते चलते हैं, लगता है कि कब कहाँ गिर जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, और कहाँ गिरेंगे ये भी उनसे मतलब नहीं है, चोट लगेगा तो लगेगा। ठीक है ना, तो ये सब जो भी कंट्रोल होते हैं ये सब सेरेबेलम के तहत होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ब्रेन के मैंने सारे डिटेल्स आप लोगों को दे दिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक लिए धन्यवाद।